मेंटोर AK सिंह और आज हम देखेंगे क्लास नंबर 9 यानी क्लास नंबर 9 में देखेंगे। इससे पहले जितनी आपको क्लास मिल चुकी है उसमें भी हमारा एक्सप्लेनेशन हो रहा है और आपने बहुत सारी चीज़ें को सीख लिया है। अगर आपने क्लास को सीरियसली देखा होगा तो क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और कहीं ना कहीं CTET में ये नहीं कि आपको UP टेट और स्टेट टेट की तरह डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका काम ख़त्म। CTET का मतलब ये है कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें और डीपली चीज़ों को पढ़ सके। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज की जो क्लास है उसे देखेंगे और आज की क्लास में हम क्लास नंबर 9 में देखेंगे जो चीज़ें आपको वो भी ध्यान से चीज़ों का एक्सप्लेनेशन लेके चीज़ों को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक को नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। एक तरह से तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप बच्चे को यानी कि एक क्लासरूम में सहयोग की भावना आएगी तो तभी आप क्लासरूम को एक अच्छा बना पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग प्रोजेक्ट विधि, यानी कि एक तरह सहयोग विधि मिल जाए, सहयोग प्रोजेक्ट मिल जाए। देखिए आपकी क्लास में स्टूडेंट है सारे के सारे, यानी कि स्टूडेंट है और स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही तो आप उसका सहयोग करेंगे और सहयोग करने से ही आप एक क्लासरूम को एक अच्छा डेवलप कर पाएंगे। जब तक आप क्लासरूम में बच्चों को सहयोग नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं क्लास टीचर हूँ, मुझे सहयोग करने की ज़रूरत है, मेरी अच्छी सैलरी है या फिर मेरा काम है पढ़ाना, तो वो एक तरह से टीचिंग इफेक्टिवनेस नहीं होगी और इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो आपकी क्लास में बैरियर रहेगा। और बैरियर किस तरह रहेगा, बच्चे हल्ला करेंगे और आपके जो इंट्रैक्शन है वो दिक्कत देंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कह, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपको मैंने कई बार बता चुका है कि क्लासरूम में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप CTET का क्वेश्चन देख रहे हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता मिलेगी और व्यक्तिगत भिन्नता आपको पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही CTET है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है, व्यक्तिगत भिन्नता इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा एक समान नहीं है और व्यक्तिगत भिन्नता होगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सीधे सीधे इम्पोर्टेंट टैग वर्ड क्या मिल गया आपको, महत्व देना। ये इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है तो इम्पोर्टेंट टैग वर्ड पॉजिटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, तो ये है इम्पोर्टेंट एंड पॉजिटिव टैग। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ये होता है, आपको पता होना चाहिए आकलन जो होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। इसका आंसर होगा इसमें विद्यार्थी और शिक्षकों के फीडबैक प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें जो होते हैं फीडबैक किसी भी आपने देखा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा फीडबैक। आपको पता है कि जब भी किसी भी यानी आपने देखा होगा लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें फीडबैक का ऑप्शन होता है। तो फीडबैक इसलिए होता है कि फीडबैक से हमें पता चले कि शिक्षक की और शिक्षार्थी की जो एक तरह से क्या क्या चीज़ें हैं आकलन वाली, यानी कि आकलन के उद्देश्य तभी पूरे माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की आपको पता ही भाई, शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता, एक तरह से जो सुविधादाता। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर, सुविधादाता। क्यों सुविधादाता है, आपकी क्लासरूम में NCF 2005 से रूल चल रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, आप एक तरह से टीचर का काम है बच्चों को सुविधा प्रदान करना, उसका एक तरह से हेल्प करना, उसको उद्देश्य पूरे करना, उसको 0 से लेकर 100 तक पहुंचाना, तो उसको मददगार करना। ये सारी चीज़ें अगर आपको मददगार मिले, उद्देश्य प्राप्त करने वाला मिले, सुविधा प्राप्त करता मिले, इस तरह से जो चीज़ें मिले तो वो है टीचर, यानी कि 2005 के NCF में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। चलिए आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, NCF 2005 से पहले कब आया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जिसने भी थोड़ा डीपली B.Ed करी होगी तो उसे ये चीज़ें पता होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपनी शिक्षार्थियों के शिक्षक की उपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम क्या करती है, अधिगम को एक तरह से अधिगम की जब बात आती है, जब क्वेश्चन नंबर 5 किया था तो वह महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल होना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की उपेक्षा रखते हैं। तो यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने देखा होगा जो बच्चे क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बहुत से टीचर ये सोचते हैं कि ये पहले से इस तरह के हैं तो ये क्या पढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी आता है। विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन भी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विधि चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विधि प्रकार की सामाजिक विभिन्न प्रकार की है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रकार की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे के युक्त कक्षा में सभी विद्यार्थियों की अधिगम को एक तरह से अभाव को बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, इस कथन में कौन सा सही है, एक तरह से सही बताना है। तो ये है आपका आ जाएगा इसमें सही है, यानी कि सही है, क्योंकि अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी एक तरह से जो सुनने में असमर्थ बच्चा है, तो उसके लिए क्या बताया गया, उसके लिए आपको बताया गया है उसे एक तरह से नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 8 का ऑप्शन नंबर सी। सुनने में असमर्थ बच्चे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छे कर सकते हैं यदि उसकी उपयुक्त सुविधा और साधन को उपयुक्त कराया जाए। आपसे अगर यहाँ पर हो जाता वो स्पेशल स्कूल में हो जाए तो अच्छा कर ले। तो स्पेशल स्कूल की या श्रवण जो इस तरह के स्पेशल स्कूल है जहाँ पे वो सुन नहीं सकता वहाँ पर भेजा जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी टेट के हिसाब से गलत। इसका क्या है, नियमित जो नॉर्मल स्कूल है उसी में उसको सुविधा प्रदान करी जाए, टूल्स प्रोवाइड करी जाए, तो वो एक तरह से क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थियों की, यानी कि एक तरह से जो प्रतिभावना वाले छात्र होते हैं उनके लिए है, शिक्षार्थियों के लिए है, तो वो हो जाएगी हमारी वह अनुक्रम और कठिनाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक का अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाना चाहती है। तो जब इस तरह की बात आए, जो बढ़ाने वाली बात आए, तो एक चीज़ याद रखना कि जब बढ़ाने वाली बात है तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ने, यानी कि एक वर्ड आपको विद्यार्थी जीवन के साथ जोड़ने वाली जो चीज़ है वो है टैग वर्ड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, टैग वर्ड का मतलब होता है आपको चीज़ों को जोड़ना। जब आए जीवन के साथ जोड़ने वाली तो मतलब समझ लेना टैग वर्ड, और टैग वर्ड होगा आंसर। ठीक है, चलिए ड्रिल और अभ्यास है, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, पर क्या पूछ रहा है, प्राथमिक जीवन में अभ्यास करने, और उसे इम्पोर्टेंट है अप्रोप्रिएट आंसर है जीवन के साथ संबंधित करना, यानी कि जीवन के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चे के बारे में उनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होना चाहिए जब इस तरह की बात आती है कथन वाली, तो आपको सारे कथन पढ़ने पड़ते हैं। तो एक तरह से चलिए ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन होंगे, पहला है बच्चे जानकारी में निष्क्रिय प्राप्त होते हैं। तो पहले एक तरह से गलत हो जाएगा, यानी कि ये बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, एक तरह से आपको मैंने बताया था लिटिल साइंटिस्ट वाली बात। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। सक्रिय अन्वेषक का मतलब एक तरह से हो जाएगा आपका, जैसे कि आपने उनको जो एनवायरनमेंट स्टडी में हम चीज़ सिखाएंगे तो सक्रिय अन्वेषक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विद्यार्थी के प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी सही विधि सबसे प्रभावी है? तो वो विधि है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देने चाहिए। आपको देखिए, किसी भी क्लासरूम में आप हैं और आपको अच्छे लेके चलने हैं तो उसे ज्ञात कराने से यानी ज्ञान से अज्ञान की तरफ लेके चलना चाहिए। ठीक है, उसका फ़ायदा ये है, अगर आपने मान लीजिए उससे पूछा कि बच्चों जल कहाँ कहाँ से आता है, तो जल वो बताएगा ना, नदी से भी आता है, नल से भी आता है, हमारे यहाँ समरसेबल है, हमारे यहाँ टंकी है, ये जिस तरह से वो बताएगा। फिर ये पूछो आपसे उससे कि जो जल के स्रोत है यानी जल किस किस से बनता है, यानी कि क्या फॉर्मूला। तो जब ज्ञान से अज्ञान की तरफ लेके चलेंगी तो वो जो चीज़ है एक तरह से वो इफ़ेक्टिव होगी, यानी कि उदाहरण देंगे उसे कि बच्चों, या उदाहरण से लेके चलेंगे कि ये उदाहरण है इस सब चीज़ों का, इस तरह से जल बनता है, यहाँ से ये चीज़ें। तो जब आप उदाहरण दे देकर उसे तर्क करना सिखाएंगे, यानी कि उन्हें तर्क का उपयोग करना सिखाएंगे, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा किसी भी चीज़ का। जहाँ भी आपको सीटेट में उदाहरण वाली चीज़ मिले और उदाहरण में भी पॉजिटिव टैगमेंट मिले तो ये समझ लेना आपका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो यानी कि आपको जब सिखाना है तो सिखाने वाली बात आती है किस में, हमारे जहाँ उनकी संवेग आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव को की महत्व देते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में एक बच्चा है और उसके संवेग को आप, जो संवेग है या फिर उसकी जो जिज्ञासा है वो आप पूरा कर रहे हैं, या फिर उसके अनुभवों को महत्व दे रहे हैं। उसने कहा कि सर मैंने इस तरह की चीज़ें देखी, आपको ये नहीं कहना है मैडम मैंने इस तरह की चीज़ें देखी, आपको ये नहीं कहना कि चुपचाप बैठ जाओ, आपको ये कहना कि अच्छा बताओ, पूरी क्लास के सामने उस अनुभव को साझा करो। तो जब आप उस क्लासरूम में यानी क्लास में उस बच्चे के यानी उस बच्चे के सभी के सामने महत्व देंगे उसके विचारों का, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम और भी बच्चे उत्साहित होंगे कि मेरे अनुभव सर और मैडम मेरे अनुभव यहाँ जाने के प्रति इस तरह के, तो वो इफ़ेक्ट होगी क्लासरूम में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें खासकर प्राइमरी लेवल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को बैठे यानी उड़ते हुए देखता है और एक पक्षी उसे बच्चे के विषय यानी कि विचार के आधार पर क्या पता लगता है। तो उसके जो विचार है आपको पता होना चाहिए कि छोटा बच्चा है, यानी कि छोटे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, छोटे बच्चे के देख रहा है और वो खिड़की में देख रहा है। तो जब खिड़की में देखेगा तो वो किस तरह की धारणा रखेगा, आप खुद ही सोचो। जब भाई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो इस तरह की धारणा रखेगा कि मैं भी उड़ सकूँ, या प्रत्यक्ष पक्षी प्रत्यक्ष विकसित हो सकते हैं, या फिर उनके बच्चों के अनुभव के बारे में, उनकी भाषा के बारे में इस तरह की चीज़ें सीखेगा। तो हमारे जो ऑप्शन है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यक्ष विकास हो चुका है। ठीक है, बच्चे में अपने अनुभव बताने के लिए भाषा को कुछ, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी यानी कि 14 का एक आपको ये लेकर चलना है। हमने समृद्धि पहले से ही भंडारित है, यानी कि ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोई शिक्षक अपनी शिक्षा यानी कि विद्यार्थी के स्टूडेंट को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर सके। तो जब इस तरह की बात आती है तो आप इंटरनली मोटिवेट करना चाहते हैं तो उन्हें इस कारण से कोशिश करें कि तुम सीख जाओगे। यानी कि आप किसी भी स्टूडेंट को, आजकल के पेरेंट्स इस तरह के काम करते हैं, पहले ही अपने बच्चे को ये कहने लगे तेरे बस की नहीं है, तो नहीं कर सकता, और उसे डिमोटिवेट कर देते हैं। और डिमोटिवेट से
जो बच्चा 50% भी लाना चाहता था वो आकर 0 हो जाता है और वो कर नहीं पाता, और फिर सारा कसूर माँ बाप का और थोपते हुए बच्चे के ऊपर है। यही कारण है आज के समाज का, बहुत बड़ा कारण है। भाई आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता तो आप उसके साथ खड़े तो हो सकते हो। खड़ा होना मोटिवेशन का सबसे पहला रूल है। किसी के साथ भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो गलत भी कर रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना है और उसके साथ खड़े होकर कि हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं। तो इस तरह के अच्छे कार्य कर और थोड़ा सा इसे इम्प्रूव कर। भले ही वो गलत कर रहा है वो अलग चीज़ है। गलत करते करते आपको ये बताना है कि बेटा इस तरह नहीं, इस चीज़ को इस तरह आप करो और भी अच्छा होगा, यानी कि उसे लगेगा कि हाँ मेरे काम से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उसे करने की कोशिश करने के लिए कहेंगे, और तुम कर सक यानी तुम सीख जाओगे, यानी कि तुम कर सकते हो, तुम सीख जाओगे, ये चीज़ें आपको कहनी है उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कौशल को प्रोत्साहन करता है। एक तरह से आपकी कक्षा में कोई स्टूडेंट है, उसे आपको अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रेरित करना है, एक तरह से उत्साह जगाना है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि जो 16 नंबर में है एक तरह से उसे आपको जो ऊपर बढ़ा हमने मोटिवेट करना है, तो व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उसकी जो मदद करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चले क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रेरित करना है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए जब इस तरह की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेरित करने यानी प्रेरित करने वाली बात है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 रटन, या सॉरी रटने। देखिए मैं आपको जो टैग वर्ड की बात था, रटने वाली दंत कार्य एक का ऐसे कार्य जो परीक्षा के अंत में काम है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि नेगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखने के लिए जिससे जिज्ञासा की बनी रहे और सीखने के लिए वो पसंद करे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2 टैग वर्ड है जिज्ञासा, सीखना पसंद करे, दोनों टैग वर्ड आपको पता होने चाहिए। तो जैसे आपको इस तरह के टैग वर्ड मिले तो बिल्कुल डायरेक्ट हिट आंसर लगा दें, जिससे आपका समय बढ़ता है बच्चे, और जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं वो अपना मैथ्स में 2 मिनट तक ले सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, यानी कि प्रभावशाली विद्यालय की जो प्रथा है आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह के जो विद्यालय आते हैं उसमें व्यक्तिगत उपेक्षा यानी कि व्यक्तिगत अधिगम की बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विकास की श्री यानी कि सिर से पैर तक दिशा सिद्धांत का व्याख्या करता है कि विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो वो है आपको पता होना चाहिए। देखिए आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए, यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन है तो आपको सीधे मैं बता दूँ सिर से पैर की ओर, मैंने अभी पढ़ा सिर, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपको लिखा मिलेगा, यानी सिर है पद्दी मुखी, तो दिशा तो आपको सीधे सीधे मान के चलना है सिर से पैर की ओर। और जो विकास की जो प्रक्रिया है आपसे पूछा जाता है विकास की प्रक्रिया किस तरह से होती है, विकास की प्रक्रिया पूछी जाए तो वो है सिर से पैर की ओर। ये चीज़ ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, यानी कि 2011 से लेकर अभी तक 2022 तक जितने भी सीटेट हैं एक ना एक बार पूछा ही गया है, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो। खासकर पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेपर 1 के लिए स्टूडेंट ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। भाई जब आपको संवेदनशील की बात करना है तो संवेदनशील में आपको पता होना चाहिए जो इस तरह का जो समय होता है वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय, यानी कि हमारा जो बचपन का समय होता है वो होता है संवेदनशील वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक 6 वर्ष के लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, यानी कि एक तरह से
माँ बाप जो है खिलाड़ी है, यानी कि मदर भी उसके खिलाड़ी पर है और पिता भी, और सप्ताह उसमें प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि उसे ट्रेनिंग देते हैं। बहुत संभव होता है कि उसके निर्णय में से क्या होगा, यानी कि एक तरह से, बट दोनों के दोनों आप मान लीजिए, अब हम खिलाड़ी की जगह टीचर लेके चले, दोनों के बच्चे फीमेल यानी माता और मेल, दोनों उसके पापा मम्मी टीचर हैं, क्या पता वो टीचर होने के बाद भी बच्चा अच्छा ना प्रदर्शन कर पाए, इस तरह की बात कहेगी। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा ए, आनुवांशिक और पर्यावरण की बात कही गई है। तो उसकी जो एक तरह से आनुवांशिक और पर्यावरण की बात कही है, देखिए ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जब माता यानी कि मदर और फादर दोनों एक फील्ड में हैं, तो क्या पता वो आनुवांशिक रूप से एक ही कॉलम में आ जाए। यानी कि अगर आपने टीचर का कहा तो टीचर के प्रेफरेंस में, स्पोर्ट्स में कहा तो स्पोर्ट्स में, पर इस तरह के बहुत से केस नहीं भी होते हैं, क्योंकि वातावरण जुड़ा होता है और वातावरण में उसकी जो चीज़ें, आप देखिए हम एक्टर को छोड़ के किसी फील्ड में बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बच्चे, भले ही वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके बच्चों ने भी स्पोर्ट्स पर्सन को यानी स्पोर्ट्स को छोड़कर अलग अलग फील्ड में गए हों। तो ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिले। अगर प्रशिक्षण अच्छा हो और माता पिता का देख रेख अच्छा हो तो वो आनुवांशिक और वातावरण चल जाता है, पर कहीं ना कहीं एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता भी मानी जाती है, या फिर एक तरह से बच्चे का जो दैनिक जीवन है उसमें भी बहुत सारे प्रभाव देखे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्न में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक है, यानी कि एक तरह से गौण वाहक पूछे तो आपको पता होना चाहिए गौण वाहक कौन कौन से हैं। तो गौण वाहक में आपका आ जाएगा विद्यालय और आस पड़ोस। गौण वाहक हो जाएगा जो परिवार यानी कि रियल से अलग जो होते हैं वो गौण वाहक हो गए, परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, उसके जो ये सब चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलरबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो भाई इस तरह की जो चीज़ें ईमानदार वाली, एक तरह से उसे, मैं तो ये कहूँगा कि आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता, यानी कि आगे माता पिता ईमानदार तो आप भी ईमानदार बनो। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं तो उसके चरित्र निर्माण की बात आती है। तो चरित्र निर्माण जब बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए अच्छा लड़का अच्छे लड़की वाली बात आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई चरित्र की बात आ जाए तो यहाँ पर, या आपको नैतिकता की बात आ जाए तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला ऑप्शन मिल जाए तो डायरेक्ट हिट लगा देना, और ये पेपर 1 में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, पेपर 2 में नहीं मिलेगा। अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के ने उनमें से किन आवश्यकता है, यानी कि क्या आवश्यक है, तो आपको पता होना चाहिए यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी कि एक तरह से सक्रिय भागीदारी, सक्रिय खोजबीन, ये सब चीज़ें जब सक्रिय आ जाता है, सक्रिय वर्ड जुड़ जाता है तो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है, और वही आंसर होता है सीटेट के हिसाब से, यानी कि 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पियाजे के अनुसार स्कीमा निम्न निर्माण वातावरण योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी क्या करता है, जानकारी के संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना के संशोधन के स्वरूप घटित होता है। तो इसकी बात क्या कहेंगे, ये बात है जब हमारी समावेशी असमायोजन के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या, किसी प्रतिभाशील
प्रतिभाशील, देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं अभी बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है जिसमें अधिगम की सुगम बनाता है। तो एक तरह से, और आपसे पूछे प्रगतिशील या प्रगतिशील प्रतिभाशील कक्षा या प्रवृत्ति प्रतिभाशील विद्यार्थी, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको जब इस तरह की चीज़ें आ जाए तो उसको खोज को प्रोत्साहन करेंगे। यानी कि प्रतिभाशील कक्षा, प्रतिभाशील विद्यार्थी, प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील विद्यार्थी, 2 तरह के, मतलब एक तरह से एक क्वेश्चन में से 4 पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे आपको खोज को प्रोत्साहन करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट टैग वर्ड प्रोत्साहन जहाँ भी दिख जाए तो वो है टैग वर्ड, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने चारों क्वेश्चन बता दिए जिस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। भाई गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, और वो है प्राइमरी लेवल का गार्डनर में पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु के व्यक्तिगत विधियों को पढ़ने के बहुबुद्धि को एक रूपता प्रदान की। जब आपको बहुबुद्धि मिल गया और व्यक्तिगत भिन्नता मिल गया और विषय के व्यक्तिगत भिन्नता मिल गया, तो ये तीनों जो हैं टैग वर्ड है, और कोई भी नहीं आएगी। यानी कि आप देखेंगे तो और कोई भी इसमें यानी ऑप्शन में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यानी कि टैग वर्ड जहाँ से मिले वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए आपने आपसे बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शन व्यवहार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? भाई देखो, आप हो अपने आप से बात करते हैं तो क्या बात है, जिन ब्याज से अहम केंद्रित भाषा को कहे गए वो वायुगोस्ती की व्याख्या करने द्वारा निजी भाषा की अपने क्रिया को नियम। देखिए इतनी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, पर सीधे सीधे आप भी हो, आप आज के टाइम पे मान लीजिए 30 से 32 साल के हैं, यानी 30 से 35 साल के मान के चलता, अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सीधे सीधे आपको पूरी दुनिया में उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कि XYZ कहाँ जाओ, तो आप अपनी अंतरात्मा से, यानी कि एक तरह से अपने आप ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे आपने देखा हो बहुत से टीचर हैं या फिर एक तरह साइकोलॉजर हैं, वो अपने आप से बात करते रहते हैं कि क्या नाम, आज ये काम नहीं किया मैंने, वहाँ क्या होगा मेरा। तो ये इस तरह से जब इस चीज़ें को आप बात करते रहेंगे, भले ही छोटे बच्चों की चीज़ें हैं, पर आप खुद ही अपने आप से बात करके देखिए, एक दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें। आपने सोच, मान लीजिए CTET की तैयारी करें कि CTET की तैयारी करूँगा तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मतलब सामने वाले से नहीं, आप अपने आप से ही बात करें। भले ही कहते हैं साइकोलॉजी में कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है वो, अपने आप से जब आप बात करते हैं तो आपकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से आप उन चीज़ों को सीख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लिंग है, तो लिंग आपको पता है सामाजिक संरचना। भाई जो लिंग है वो है सामाजिक संस्कार, यानी कि मेल और फीमेल, बस और कोई चीज़ नहीं है लिंग, ठीक है। यानी कि जेंडर जो है वो मेल और फीमेल है, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, ये सब चीज़ें भाई मेल और फीमेल, इस तरह से मेल और फीमेल है। यानी कि एक तरह से सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना में बायोलॉजिकल भी आ जाएगा और वो भी आ जाए, और किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल और फीमेल में और कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, ठीक है बच्चों। इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, खासकर इस क्वेश्चन का भेदभाव वाला, लिंग वाला यानी जेंडर वाला, ये सब चीज़ें क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में खासकर पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर 1 में आपसे कई बार पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आपको CTET की तैयारी जल्दी जल्दी करनी। आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर CTET के मेरे नोट्स अभी एक आध दिन में कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और आपको वो सारी चीज़ें कम कॉस्ट में या फिर आपको कम ही एफर्ट में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो उस लिए परेशान, जैसे अब बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं कहाँ से नोट्स प्रोवाइड करें, कहाँ से नोट, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। एक चीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी सीटेट के लेवल को और बढ़ा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।